नमस्कार। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में फाइनेंशियल मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज इसी भारतीय वित्तीय बाजार को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक सवाल दिमाग में आता है ना कि आखिर किसी भी इकोनॉमी को दो तरह के फाइनेंशियल मार्केट्स की जरूरत ही क्यों है? मतलब एक से काम नहीं चल सकता क्या? यही वो फंडामेंटल प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन हमें इन बाजारों में मिलता है। तो सवाल का जो जवाब है ना, उसका पहला हिस्सा है मनी मार्केट, जिसे हम मुद्रा बाजार भी कहते हैं। अब ये क्या करता है? ये इकोनॉमी की जो रोजमर्रा की छोटी मोटी जरूरतें होती है ना, मतलब शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, उसे मैनेज करता है। अच्छा, तो मनी मार्केट को अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझना हो तो इसे इकोनॉमी का कैश वॉलेट मान लीजिए। जैसे हमारे वॉलेट में कैश होता है ना क्विक एक्सपेंसेस के लिए, बस वैसे ही ये वो बाजार है जहां एक साल से कम समय के लिए, आई रिपीट, लेस देन 1 ईयर के लिए पैसों का लेन देन होता है। और इसका मेन पर्पस क्या है? लिक्विडिटी मैनेजमेंट, यानी सिस्टम में कैश का फ्लो बना रहे। अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन पर गौर करते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहीं से सवाल बनते हैं। देखिए, टाइम होराइजन 1 साल से कम, रिस्क लेवल बहुत ही कम, लिक्विडिटी जाहिर है बहुत ज्यादा, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका रेगुलेटर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। तो एक और एनालॉजी याद रख सकते हैं, ये रोजमर्रा की जरूरतों के लिए एक क्रेडिट कार्ड जैसा है। ठीक है, तो सवाल उठता है कि इस बाजार में लेन देन होता कैसे है? तो इसके लिए कुछ खास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स जिन्हें टी बिल्स कहते हैं, फिर कॉल मनी, कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। अब ये नाम प्रीलिम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इन पर अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इन्हें जरूर याद रखिएगा। तो ये तो हो गई शॉर्ट टर्म की बात, रोज के खर्चों की बात। लेकिन सोचिए, इकोनॉमी को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोथ के लिए भी तो पैसा चाहिए, लॉन्ग टर्म पैसा। और बस यहीं पर सीन में आता है हमारा दूसरा बाजार, कैपिटल मार्केट यानी पूंजी बाजार। कैपिटल मार्केट, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये लंबे समय के इन्वेस्टमेंट्स का बाजार है, मतलब 1 साल से ज्यादा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वेल्थ क्रिएशन और कैपिटल फॉर्मेशन। सच कहें तो यही किसी भी इकोनॉमी की असली ग्रोथ की नींव है। अब जरा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी एक नजर डालते हैं। टाइम होराइजन 1 साल से ज्यादा। रिस्क, हाँ, यहाँ रिस्क ज्यादा है, मार्केट वॉलेटाइल होता है। लेकिन जहां रिस्क है वहीं तो हाई ग्रोथ का पोटेंशियल भी है। और यहां रेगुलेटर बदल गया है। ध्यान दीजिएगा, इसका रेगुलेटर है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसे समझने के लिए होम लोन की एनालॉजी एकदम परफेक्ट है, लंबे समय के लिए एसेट बनाने के लिए। अब देखिए, कैपिटल मार्केट के भी 2 हिस्से होते हैं। पहला है प्राइमरी मार्केट। इसे समझना बिल्कुल आसान है। सोचिए, जोमैटो जैसी किसी कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए पैसा चाहिए, तो वो क्या करेगी? वो पहली बार अपनी सिक्योरिटीज यानी शेयर्स मार्केट में इशू करेगी। इसे ही तो आईपीओ कहते हैं। और हम जैसे इन्वेस्टर्स सीधे सीधे कंपनी से खरीदते हैं। और फिर आता है सेकेंडरी मार्केट, जिसे हम सब आम भाषा में स्टॉक मार्केट के नाम से जानते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ वो सिक्योरिटीज जो ऑलरेडी इशू हो चुकी हैं, उनकी खरीद बिक्री होती है। मतलब एक इन्वेस्टर, मान लीजिए ए, दूसरे इन्वेस्टर बी को बेच रहा है। ये सारा ट्रांजैक्शन स्टॉक एक्सचेंज जैसे बीएसई या एनएसई पर होता है। इसमें कंपनी का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ओके, तो अब तक हमने दोनों बाजारों का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब आते हैं सबसे क्रूशियल पार्ट पर, वो हिस्सा जहां से यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल बनते हैं। हम देखेंगे इनके बीच के की डिफरेंसेस और वो कॉमन मिस्टेक्स या कहें एग्जाम ट्रैप्स जहां एस्पिरेंट्स अक्सर फंस जाते हैं। सबसे बड़ा, सबसे क्लियर और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला अंतर है इनके रेगुलेटर्स का। एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, मनी मार्केट को रेगुलेट करता है आरबीआई और कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी। और दोस्तों, यही है वो प्रीलिम्स ट्रैप। एग्जाम में ऑप्शंस ऐसे दिए जाते हैं कि कंफ्यूजन हो ही जाता है। तो इन दोनों रेगुलेटर्स में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। याद रखने का सिंपल तरीका, आरबीआई मतलब शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी यानी मनी मार्केट, और सेबी मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स यानी कैपिटल मार्केट। ये पॉइंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए अब तक हमने जो भी डिस्कस किया है उसका एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ये समरी एग्जाम से ठीक पहले आपके बहुत काम आने वाली है। ये देखिए, इस समरी टेबल पर एक नजर डालिए। टाइम पीरियड, रिस्क, रेगुलेटर और नेचर,
इन 4 पॉइंट्स पर दोनों मार्केट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो एकदम साफ साफ दिख रहा है। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म, लो रिस्क, आरबीआई, क्रेडिट कार्ड जैसा। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म, हाई रिस्क, सेबी, होम लोन जैसा। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये टेबल एकदम परफेक्ट है। तो अब जब ये पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है तो जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिएगा इस पर। आज के समय में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्टेबिलिटी के लिए कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सबसे बड़ी चुनौती बन रहा है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज हम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिविल सेवा परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है, तो हम इसे पूरी तरह से एग्जाम के नजरिए से देखेंगे। इसके स्ट्रक्चर से लेकर जो भी हाल में इसमें बदलाव हुए हैं, सब कुछ। ठीक है, तो हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि सेबी है क्या और इसके मकसद क्या हैं। फिर हम इसकी बनावट और ताकत पर नजर डालेंगे। उसके बाद उन बड़े पॉलिसी रिफॉर्म्स की बात करेंगे जो हाल ही में हुए हैं, और आखिर में परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें समेटकर एक फटाफट रिवीजन करेंगे। तो चलिए बात शुरू करते हैं सेबी की नींव से। देखिए, किसी भी संस्था को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि वो बनी क्यों और कैसे, और यही बात सेबी पर भी लागू होती है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, खासतौर पे प्रीलिम्स के लिहाज से। देखिए, सेबी बना तो 1988 में था, लेकिन तब वो एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, मतलब उसके पास ज़्यादा शक्तियाँ नहीं थी। असली पावर जो हम आज देखते हैं वो मिली 1992 में सेबी एक्ट के पास होने के बाद। तो ये जो 2 साल है ना, 1988 और 1992, इनके बीच का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में अक्सर यहीं फंसाते हैं। सेबी जो भी काम करता है उसके पीछे ये 3 बड़े मकसद हैं। पहला, जो लोग पैसा लगा रहे हैं यानी निवेशक, उनके हितों को बचाना। दूसरा, शेयर बाजार को आगे बढ़ाना, उसे डेवलप करना। और तीसरा, पूरे बाजार को इस तरह से चलाना कि सब कुछ पारदर्शी और निष्पक्ष हो। यही 3 पिलर हैं जिन पर भारत का पूरा कैपिटल मार्केट टिका हुआ है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि सेबी क्यों है, तो चलिए अब इसके कैसे पर आते हैं। मतलब इसकी बनावट कैसी है, इसके बोर्ड में कौन कौन लोग होते हैं, इसे समझना इसकी पावर्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। सेबी के बोर्ड की बनावट प्रीलिम्स का एक फेवरेट टॉपिक है। तो देखिए, इसमें एक होते हैं चेयरमैन जिन्हें केंद्र सरकार चुनती है, फिर 2 सदस्य आते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से, और हाँ, 1 सदस्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। ये जो नंबर्स हैं ना, 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री से और 1 आरबीआई से, इन्हें बिल्कुल याद कर लीजिए। और इनके अलावा 5 और सदस्य होते हैं जिन्हें भी केंद्र सरकार ही नामित करती है। और यहीं पर सेबी की असली ताकत सामने आती है। ये सिर्फ नियम बनाने वाली संस्था नहीं है, इसे एक सिविल कोर्ट मतलब एक दीवानी अदालत जितनी शक्तियां मिली हुई हैं। इसका मतलब ये है कि ये जांच के लिए किसी को भी समन भेज सकती है, दस्तावेज मांग सकती है और यहाँ तक कि शपथ पर पूछताछ भी कर सकती है। यही चीज़ इसे एक बहुत पावरफुल रेगुलेटर बनाती है। तो अब तक हमने सेबी की नींव और उसके स्ट्रक्चर को समझ लिया, लेकिन यूपीएससी की तैयारी में करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि सेबी ने हाल ही में ऐसे कौन से बड़े पॉलिसी रिफॉर्म्स किए हैं जो इंडियन कैपिटल मार्केट का भविष्य तय कर रहे हैं। इन सुधारों में एक बहुत बड़ा नाम है स्वागत एफआई फ्रेमवर्क का। इसका पूरा नाम है सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका सीधा सा मकसद है कि विदेशी निवेशकों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाया जाए, ताकि भारत में विदेशी निवेश और आसानी से आ सके। यहाँ न एक कन्फ्यूजन को दूर करना बहुत ज़रूरी है, और वो है एफपीआई और एफवीसीआई के बीच का फ़र्क। देखिए, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआईज होते हैं, वो लिस्टेड कंपनियों के शेयरों और बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, मतलब पब्लिक मार्केट में। वहीं दूसरी तरफ फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स यानी एफवीसीआईज का फोकस निजी और शुरुआती कंपनियों यानी स्टार्टअप्स पर होता है। एक और बड़ा सुधार रीट से जुड़ा है, यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। पहले इनको हाइब्रिड कैटेगरी में रखा जाता था, लेकिन अब सेबी ने इन्हें इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स का दर्जा दे दिया है। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। इसकी वजह से म्यूचुअल फंड्स अब रीट्स में ज़्यादा पैसा लगा पाएंगे, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर में लिक्विडिटी बढ़ेगी। सेबी ने बड़ी कंपनियों के लिए आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाना भी थोड़ा आसान कर दिया है। अब उन्हें 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग की शर्त को पूरा करने के लिए ज़्यादा वक्त मिलेगा।
इस कदम से उम्मीद है कि और भी बड़ी प्राइवेट कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होंगी, जिससे हमारी इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो हमने सेबी के बारे में काफी कुछ जान लिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस जानकारी को एग्जाम हॉल में इस्तेमाल कैसे करें। तो चलिए अब उन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो जवाब लिखने और आम गलतियों से बचने में मदद करेंगे। अक्सर देखा गया है कि कैंडिडेट्स सेबी से जुड़े कुछ खास फैक्ट्स में गड़बड़ कर देते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं कि वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। प्रीलिम्स में इन गलतियों से बचना है। पहली, स्थापना का साल 1988 और कानूनी शक्ति मिलने का साल 1992, इन दोनों को मिक्स नहीं करना है। दूसरी, याद रखना है कि आरबीआई से सिर्फ एक सदस्य होता है। तीसरी, एफपीआईज पब्लिक मार्केट में और एफवीसीआईज प्राइवेट वेंचर्स में निवेश करते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। और चौथी, आरईआईटीज को अब इक्विटी का दर्जा मिल गया है, ये याद रखना है। ये छोटी छोटी बातें ही मार्क्स का फर्क पैदा करती हैं। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है उसे फटाफट एक जगह समेट लेते हैं। ये आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। तो एकदम शॉर्ट में, सेबी 1992 के एक्ट से बना एक वैधानिक निकाय है। इसके 3 मेन काम हैं: इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, मार्केट को डेवलप करना और उसे रेगुलेट करना। बोर्ड में चेयरमैन के साथ वित्त मंत्रालय से 2, आरबीआई से 1 और 5 दूसरे सदस्य होते हैं। इसकी शक्तियां एक सिविल कोर्ट के बराबर हैं। और हाल के सुधारों में स्वागत एफआईआई, रीट्स का इक्विटी बनना और आईपीओ नियमों में ढील, ये सब शामिल हैं। बस इतना याद रखना है। और आखिर में मेंस के लिए एक सोचने वाला सवाल। ये जो भी सुधार हमने देखे, चाहे वो विदेशी निवेश को आसान बनाना हो या घरेलू कंपनियों को बाजार में लाना हो, ये सब भारत के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के बड़े सपने में कैसे मदद कर सकते हैं? इस बड़े सवाल के बारे में सोचना एक बेहतर जवाब लिखने की दिशा में पहला कदम है। धन्यवाद। आज समझते हैं सेबी से जुड़ी कुछ बहुत ही जरूरी रेगुलेटरी टर्म्स को। अगर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी चल रही है तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। आज हम वित्तीय बाजार की कुछ मुश्किल लगने वाली बातों को एकदम आसान शब्दों में तोड़कर समझेंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम प्रमुख शर्तों से शुरू करेंगे, फिर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स और डेरिवेटिव्स की बात करेंगे, और हाँ, सबसे जरूरी, आखिर में परीक्षा के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट है उस पर भी फोकस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी AIFS। ये खास तरह के इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं जो आमतौर पर बड़े और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं। तो AIF आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का प्राइवेट फंड है जो इंडिया में बनता है। ये इंडिया और बाहर के इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा करता है और फिर एक तय स्ट्रैटेजी के हिसाब से उस पैसे को इन्वेस्ट करता है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। AIFs का एक ड्यूअल रेगुलेटरी ढांचा है। मतलब सेबी तो प्राइमरी रेगुलेटर है ही, लेकिन जब बैंक जैसी संस्थाएं AIFs में पैसा लगाती हैं तो आरबीआई की गाइडलाइंस भी सामने आ जाती हैं। और हाँ, ये बात प्रीलिम्स के लिए एक बहुत अच्छा सवाल बन सकती है। अच्छा, तो AIFs भी अलग अलग तरह के होते हैं। ये टेबल उन्हें 3 कैटेगरीज में बांटता है। देखिए, कैटेगरी 1 स्टार्टअप्स और सोशल सेक्टर्स पर फोकस करती है। कैटेगरी 2 इक्विटी और डेट में निवेश करती है। और कैटेगरी 3 ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करती है और इसे लेवरेज यानी उधार लेकर निवेश करने की भी इजाजत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट को समझते हैं। एक तरफ है इक्विटी डेरिवेटिव्स जो एक लीगल फाइनेंशियल टूल है, और दूसरी तरफ है फ्रंट रनिंग जो कि एक पूरी तरह से इल्लीगल प्रैक्टिस है। तो इक्विटी डेरिवेटिव, इसका नाम ही सब कुछ बताता है। डेरिवेटिव यानी इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू किसी और चीज से डिराइव होती है, जैसे किसी कंपनी के शेयर से या फिर पूरे स्टॉक मार्केट इंडेक्स से। फ्यूचर्स और ऑप्शंस इसके सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। फ्रंट रनिंग ये बाजार की एक बहुत ही गंभीर और गैर कानूनी प्रैक्टिस है। इसको ऐसे समझिए कि एक ब्रोकर को पता है कि उसका एक बड़ा क्लाइंट कोई खास स्टॉक खरीदने वाला है। अब वो इस अंदरूनी जानकारी का इस्तेमाल करके क्लाइंट के खरीदने से पहले ही खुद वो स्टॉक खरीद लेता है। ये सरासर गलत और गैर कानूनी है। तो ये होता कैसे है? बहुत सिंपल स्टेप्स में होता है ये पूरा खेल। पहले ब्रोकर तक कोई अंदर की खबर पहुंचती है, फिर वो अपने फायदे के लिए ट्रेड करता है। इसके बाद जब क्लाइंट का बड़ा ऑर्डर आता है तो जाहिर है कीमत बढ़ जाती है और ब्रोकर अपना मुनाफा कमा लेता है।
ये मार्केट की फेयरनेस पर एक सीधा हमला है। इसका असर बहुत गहरा होता है। ये सिर्फ कीमतों को आर्टिफिशियली नहीं बढ़ाता, बल्कि ये बाजार पर से आम इन्वेस्टर का भरोसा भी उठा देता है। और इसीलिए सेबी इस तरह की हरकतों पर नजर रखने और सजा देने के लिए एडवांस सर्विलेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल करता है। चलिए, अब तक हमने कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब आते हैं उस हिस्से पर जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कहां पर गलती हो सकती है और मेंस में आंसर कैसे लिखना है। इस सवाल पर जरा सोचिए। ये एक ऐसी जगह है जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है। जवाब है नहीं, ये गलत है। जैसा कि हमने पहले भी बात की, यहां ड्यूअल रेगुलेशन वाला पहलू याद रखना बहुत जरूरी है। ये प्रीलिम्स के लिए एक परफेक्ट ट्रैप क्वेश्चन बनता है। ये सवाल एआईएफ कैटेगरीज के बीच के बारीक फर्क को टेस्ट करता है, जिसके बारे में हमने बात की थी। इसका जवाब भी गलत है। ये बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि सिर्फ कैटेगरी 3 के एआईएफ्स को ही लेवरेज इस्तेमाल करने की इजाजत है, कैटेगरी 1 और 2 को नहीं। ये एक बहुत ही जरूरी फैक्ट है। अब अगर मेंस में सेबी के रोल पर सवाल आ जाए तो एक अच्छा आंसर कैसे स्ट्रक्चर करें। देखिए, एक सिंपल फ्रेमवर्क ये हो सकता है। इंट्रोडक्शन में सेबी के मैंडेट से शुरू करें, बॉडी में एआईएफ्स और फ्रंट रनिंग को समझाएं, और कंक्लूजन में इन्वेस्टर के भरोसे को बनाए रखने में सेबी की इंपॉर्टेंस पर जोर दें। ठीक है, तो अब तक हमने काफी कुछ समझ लिया है। चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं ताकि ये सारे पॉइंट्स अच्छे से याद रह जाएं। तो की टेकअवेज क्या हैं? सबसे पहले एआईएफ, जो कि सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए एक प्राइवेट फंड है। दूसरा, इक्विटी डेरिवेटिव, जिसकी वैल्यू किसी और एसेट से निकलती है। तीसरा, फ्रंट रनिंग, जो कि एक इल्लीगल प्रैक्टिस है। और चौथा, ड्यूअल रेगुलेशन वाला पॉइंट कि एआईएफ्स को सेबी और आरबीआई दोनों देखते हैं। ये बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो हमने सेबी के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के कुछ अहम पहलुओं को समझा, पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फाइनेंशियल मार्केट्स बहुत तेजी से डिजिटल हो रहे हैं, ट्रेडिंग और भी तेज हो गई है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि भविष्य में रेगुलेटर्स इन नई और ज्यादा कॉम्प्लेक्स चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे। इस पर जरूर सोचिएगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज समझते हैं भारत के सबसे महत्वाकांक्षी वित्तीय प्रोजेक्ट्स में से एक को, यानी गिफ्ट सिटी आईएफएससी को। और हां, साथ ही हम डिकोड करेंगे इसके नए गेम चेंजिंग फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम को भी। सिविल सेवा परीक्षा के लिहाज से यह टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आइए इसे अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा प्लान क्या है? हम सबसे पहले समझेंगे हालिया डेवलपमेंट यानी एफएससीएस को। फिर देखेंगे कि यह काम कैसे करता है। इसके बाद हम जीआईएफटी सिटी और इसके रेगुलेटर की बुनियादी बातों पर आएंगे। और आखिर में एग्जाम के लिए जो भी जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें एक साथ रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले बात उस बड़ी खबर की जिसने जीएफटी सिटी को सुर्खियों में ला दिया है। फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में एफसीएसएस कह रहे हैं, उसका लॉन्च होना। तो ये एफसीएसएस आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे गिफ्ट सिटी का अपना एक लोकल पेमेंट हाईवे समझिए, जो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन करेंसी के लेन देन के लिए बनाया गया है। टेक्निकली ये आईएफएससीए से मंजूर एक स्पेशल पेमेंट सिस्टम है जिसका एक ही काम है, गिफ्ट सिटी के अंदर ही फॉरेन करेंसी के सौदों को सेटल करना, बिना किसी बाहरी नेटवर्क के चक्कर काटे। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये एफएससीएस काम कैसे करता है, और जो पुराना सिस्टम था उसके मुकाबले इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे इतना क्रांतिकारी बना रहा है? चलिए देखते हैं। अब ये स्लाइड इस पूरे बदलाव की जड़ को बहुत साफ साफ दिखाती है। देखिए, पहले जो सिस्टम था उसे कहते थे करस्पॉन्डेंट बैंकिंग। इसमें होता यह था कि पैसा कई बिचौलिए बैंकों के एक ग्लोबल नेटवर्क से होकर गुजरता था, और नतीजा बहुत ज्यादा समय, बहुत ज्यादा लागत और प्रक्रिया भी काफी पेचीदा। एफसीएसएस ने इस पूरे जाल को ही बाईपास कर दिया है। अब सेटलमेंट सीधे गिफ्ट सिटी के अंदर लोकल लेवल पर होता है, यानी तेज, सस्ता और कहीं ज्यादा एफिशिएंट। तो अब प्रोसेस काफी सीधा हो गया है। जब दो आईएफएससी बैंकिंग यूनिट्स के बीच कोई फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शन होता है तो उसे सीधे एफसीएसएस सिस्टम में भेज दिया जाता है। फिर इसका ऑपरेटर उसे वहीं लोकल लेवल पर सेटल कर देता है और बस लेन देन पूरा। इससे पूरी प्रक्रिया आसान और बहुत ही कुशल बन जाती है। और यहीं पर प्रीलिम्स के लिए एक संभावित सवाल छिपा है। इस पूरी प्रणाली का असल ऑपरेटर है कौन? ये एक ऐसा फैक्ट है जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। तो सबसे जरूरी बात, इसका ऑपरेटर है CCILFSC लिमिटेड। ध्यान रहे, ये क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडियरी यानी सहायक कंपनी है। परीक्षा के लिए ये पूरा नाम याद रखना बहुत जरूरी है।
चलिए अब FCSS से थोड़ा जूम आउट करते हैं और उस बड़ी तस्वीर को देखते हैं जिसमें ये फिट होता है, यानी खुद गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर या IFSCs होता क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये देश के भीतर ही एक ऐसा स्पेशल जोन है जो है तो भारत में, लेकिन इसके नियम कानून किसी विदेशी फाइनेंशियल हब जैसे हैं। मतलब यहाँ फॉरेन करेंसी में लेन देन करना आसान होता है और नियम भी काफ़ी उदार होते हैं। इसका रणनीतिक लक्ष्य बिल्कुल साफ है। पहला तो ये कि जो फाइनेंशियल बिजनेस भारत से बाहर चला गया है उसे वापस देश में लाना, जिसे ऑन शोरिंग कहते हैं, और दूसरा GIFT सिटी को लंदन, सिंगापुर और दुबई जैसे बड़े ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स के सामने एक मजबूत कॉम्पिटिटर के तौर पर खड़ा करना। अब जाहिर है इतने बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए एक शक्तिशाली रेगुलेटर तो चाहिए ही, और यहीं पर भूमिका आती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी यानी IFSCA की। ये स्लाइड इसके विकास की कहानी को बहुत अच्छे से बताती है। देखिए, 2015 में ये एक SEZ के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन असली गेम चेंजर था 2019 का IFSCA अधिनियम, जिसके तहत 2020 में IFSCA की स्थापना हुई। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अब गिफ्ट सिटी के लिए सेबी, RBI, IRDI जैसे अलग-अलग रेगुलेटर नहीं हैं, बल्कि सिर्फ एक यूनिफाइड रेगुलेटर है IFSCA। तो सवाल है, क्या ये सब काम कर रहा है? ग्लोबल स्टेज पर गिफ्ट सिटी का परफॉर्मेंस कैसा है? चलिए कुछ आंकड़े देखते हैं। प्रतिष्ठित ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स यानी GFCI में GIFT IFSC ने 5 पायदान की छलांग लगाई है और अब ये दुनिया में 46वें स्थान पर है। ये एक काफ़ी अच्छी प्रगति मानी जा रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, फिनटेक के मामले में भी इसने 4 रैंक का सुधार किया है और 45वें स्थान पर पहुंच गया है। इससे पता चलता है कि ये टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के संगम पर भी अपनी पहचान बना रहा है। ठीक है, तो अब तक हमने जो भी समझा है उसे परीक्षा के नजरिए से एक क्विक रिवीजन में समेट लेते हैं। ये वो की पॉइंट्स हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये स्लाइड आपके रिवीजन का एक पावर पैक स्नैपशॉट है। FCSS के ऑपरेटर से लेकर IFSCA के कानूनी आधार और ग्लोबल रैंकिंग तक यहाँ लिखा हर एक पॉइंट प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक संभावित सवाल है। इसे अच्छे से याद कर लीजिए। और अंत में आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए एक विचार। अब जबकि सेटलमेंट सिस्टम को सुव्यवस्थित कर दिया गया है, तो ऐसे और कौन से नीतिगत या ढांचागत सुधार हो सकते हैं जो गिफ्ट सिटी को दुनिया के टॉप फाइनेंशियल सेंटर्स की लीग में शामिल कर सकें? इस पर जरूर सोचिएगा। ये इकोनॉमी का एक ऐसा जरूरी हिस्सा है जहां से अक्सर सवाल बनते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके कोर कॉन्सेप्ट्स को समझना शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम बॉन्ड बाजार के सीसॉ सिद्धांत को समझेंगे। फिर देखेंगे कि यील्ड और ब्याज दर का खेल कैसे काम करता है। इसके बाद हम 2 खास तरह के बॉन्ड्स, ट्रांजिशन बॉन्ड्स और AT1 बॉन्ड्स पर फोकस करेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी बातें हैं उनका एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बॉन्ड मार्केट को समझने का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है इसका सीसॉ इफेक्ट। ये एक बहुत ही आसान सी एनालॉजी है, लेकिन यकीन मानिए ये पूरे सिस्टम की नींव है। तो बॉन्ड मार्केट का जो सबसे बड़ा सिद्धांत है वो ये है कि बॉन्ड की कीमत और उसकी यील्ड यानी उस पर मिलने वाला रिटर्न, इनके बीच एक उल्टा रिश्ता होता है, एक इन्वर्स रिलेशनशिप। इसे बिल्कुल पार्क वाले सीसॉ की तरह सोचिए। जब एक सिरा यानी बॉन्ड की प्राइस ऊपर जाता है तो दूसरा सिरा यानी यील्ड नीचे आना ही आना है, और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। बस यही बॉन्ड बाजार का सुनहरा नियम। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस सीसॉ को चलाता कौन है? कौन सी ऐसी ताकत है जो कीमतों को ऊपर नीचे करती है? जवाब छिपा है ब्याज दरों में, यानी इंटरेस्ट रेट्स में। चलिए समझते हैं कि ये पूरा खेल काम कैसे करता है। सबसे पहले ये बॉन्ड यील्ड है क्या, इसे ठीक से समझ लेते हैं। ये किसी निवेशक को बॉन्ड पर मिलने वाला एक्चुअल या इफेक्टिव रिटर्न होता है। इसकी गिनती बॉन्ड के फिक्स्ड कूपन पेमेंट और उसकी मौजूदा बाजार कीमत के आधार पर की जाती है। एक बात हमेशा याद रखिए, यील्ड और कूपन रेट ये दोनों एक ही चीज नहीं है। ज्यादातर एस्पिरेंट्स यहीं पर गलती कर बैठते हैं। अब देखिए, ये जो स्क्रीन पर तुलना है ना, ये पूरे खेल को साफ कर देती है। सोचिए, जब बाजार में ब्याज दरें बढ़ जाती हैं तो पुराने कम कूपन वाले बॉन्ड्स कम आकर्षक हो जाते हैं, है ना? कोई उन्हें क्यों खरीदेगा? नतीजा ये होता है कि उनकी मांग गिरती है और साथ ही उनकी कीमत भी गिर जाती है। लेकिन क्योंकि कूपन पेमेंट तो फिक्स्ड है, तो कम कीमत पर वही पेमेंट मिलने से आपका इफेक्टिव रिटर्न यानी यील्ड बढ़ जाती है।
और ठीक इसका उल्टा होता है, जब ब्याज दरें गिरती हैं तब ज्यादा कूपन वाले पुराने बॉन्ड्स ज्यादा कीमती हो जाते हैं, उनकी कीमत बढ़ जाती है और उनकी इफेक्टिव यील्ड घट जाती है। देखा, ये बिल्कुल वही सीसॉ वाला सिद्धांत है जो काम कर रहा है। चलिए अब अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से आगे बढ़कर कुछ खास तरह के बॉन्ड्स को देखते हैं। हमारा पहला स्पेशल बॉन्ड है ट्रांजिशन बॉन्ड, जो क्लाइमेट फाइनेंस को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये ट्रांजिशन बॉन्ड्स असल में ग्रीन डेट सिक्योरिटीज का ही एक हिस्सा हैं और इन्हें सेबी रेगुलेट करता है। इनका मकसद बहुत खास है। ये उन सेक्टर्स के लिए पैसा जुटाते हैं जहां कार्बन उत्सर्जन कम करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे स्टील, सीमेंट, जिन्हें हार्ड टू अबेट सेक्टर्स कहा जाता है। ये बॉन्ड्स इन इंडस्ट्रीज को धीरे धीरे डीकार्बनाइजेशन की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। और इसकी सबसे खास बात है ग्रीन वॉशिंग को रोकना। मतलब इसमें इतनी पारदर्शिता और थर्ड पार्टी चेकिंग होती है कि कोई भी कंपनी सिर्फ हरा होने का दिखावा नहीं कर सकती। अब एक और बहुत ही दिलचस्प बॉन्ड की बात करते हैं जो बैंकिंग सेक्टर की स्थिरता के लिए बहुत अहम है। ये हैं AT1 बॉन्ड्स, यानी एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स। AT1 बॉन्ड्स की जो सबसे अनोखी बात है वो ये है कि ये परपेचुअल होते हैं, यानी सदाबहार। इसका सीधा सा मतलब है कि इनकी कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट नहीं होती। ये हमेशा के लिए चलते रह सकते हैं जब तक कि इन्हें जारी करने वाला बैंक खुद इन्हें वापस ना खरीद लें। और यहीं पर कॉल ऑप्शन का कॉन्सेप्ट आता है। ये एक ऐसा प्रावधान है जो जारी करने वाले यानी बैंक को एक तय समय के बाद पहले से तय कीमत पर बॉन्ड वापस खरीदने का अधिकार देता है। ध्यान दीजिए, ये एक अधिकार है, कोई बाध्यता या ऑब्लिगेशन नहीं है। प्रीलिम्स के लिए अधिकार और बाध्यता के बीच का ये फर्क एक क्लासिक ट्रैप है, इसे दिमाग में बिठा लीजिए। तो फिर सवाल है कि बैंक इन्हें जारी ही क्यों करते हैं? इनका मुख्य उद्देश्य बैंकों को बेसल नॉर्म्स के अनुसार अपनी कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट्स यानी CAR को पूरा करने में मदद करना है। ये असल में बैंकिंग सिस्टम की नींव को मजबूत रखने का एक जरूरी टूल है। ठीक है, तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। अब जो कुछ भी हमने सीखा है उसे परीक्षा के हिसाब से एक फ्रेमवर्क में समेट लेते हैं। ये स्लाइड एक तरह से पूरे डिस्कशन का निचोड़ है। चलिए इस टेबल को जल्दी से देखते हैं। पहला पॉइंट, बॉन्ड यील्ड का रिश्ता। हमेशा याद रखें, प्राइस और यील्ड में उल्टा संबंध है। और एग्जाम अलर्ट क्या है? यील्ड को कभी भी फिक्स्ड कूपन रेट ना समझें। दूसरा, ट्रांजिशन बॉन्ड्स। ये सिर्फ और सिर्फ हार्ड टू अबेट सेक्टर्स के लिए हैं, हर ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए नहीं। और तीसरा, AT1 बॉन्ड्स। ये परपेचुअल होते हैं और कॉल ऑप्शन जारी करने वाले का एक अधिकार है, कोई बाध्यता नहीं। ये पॉइंट्स सीधे सीधे परीक्षा में काम आ सकते हैं। और अंत में एक सवाल सोचते हैं, जैसे जैसे क्लाइमेट और बैंकिंग की चुनौतियां बढ़ रही हैं, भविष्य में इनसे निपटने के लिए और किस तरह के नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जा सकते हैं? ये सवाल सिर्फ सिलेबस तक सीमित नहीं है, बल्कि एनालिटिकल सोच को बढ़ावा देता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इंडियन डेट मार्केट और उसके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को समझना कितना जरूरी है, ये तो हम सब जानते हैं। तो आज चलिए दो बहुत ही खास बॉन्ड्स को समझते हैं। तो इस सेशन में हम इन्हीं दो अलग अलग लेकिन बहुत ही जरूरी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रांजिशन बॉन्ड्स और AT1 बॉन्ड्स को एकदम आसान भाषा में समझेंगे ताकि एग्जाम के लिए कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, ये टॉपिक इकोनॉमिक्स वाले पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है। यहाँ पर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो समझ लीजिए कि कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स पक्के हैं, तो पूरा ध्यान यहीं रखिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजिशन बॉन्ड्स की। अब इनको समझने के लिए हमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा, भारत के एनवायरमेंटल गोल्स और इंडस्ट्रीज के सामने जो चुनौतियां हैं उसका। तो आखिर ये ट्रांजिशन बॉन्ड्स हैं क्या? देखिए, सेबी की माने तो ये ग्रीन डेट सिक्योरिटी की ही एक सब कैटेगरी है। इनका जो मेन मकसद है वो उन कंपनियों के लिए पैसा जुटाना है जो इन्वायरमेंट के लिए बड़े बदलाव लाना चाहती हैं, पर उनके लिए ये करना आसान नहीं है। अच्छा, इसका जो मकसद है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये बॉन्ड्स खास तौर पर उन इंडस्ट्रीज पर फोकस करते हैं जहां से कार्बन एमिशन कम करना भाई बहुत मुश्किल होता है और महंगा भी, जैसे कि स्टील और सीमेंट इंडस्ट्रीज। इन्हीं को हम हार्ड टू अबेट सेक्टर्स कहते हैं। अब जरा सोचिए, आप प्रीलिम्स का पेपर दे रहे हैं और आपके सामने ये सवाल आ जाता है। ये एक क्लासिक ट्रैप क्वेश्चन है जो सीधे सीधे आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को टेस्ट करता है। क्या जवाब होगा इसका? तो इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। ये कोई अलग से कैटेगरी नहीं है, बल्कि ग्रीन डेट सिक्योरिटी का ही एक हिस्सा है। इस फैक्ट को तो बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, एग्जाम के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन रुकिए, इन बॉन्ड्स के साथ एक बड़ा पेंच भी जुड़ा हुआ है जिसे कहते हैं ग्रीन वॉशिंग।
इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि कंपनियां पर्यावरण के नाम पर सिर्फ बातें करें, दिखावा करें, लेकिन असल में जमीन पर कोई बड़ा बदलाव न लाएं। अब इसी ग्रीन वॉशिंग के खतरे से निपटने के लिए सेबी ने कुछ बहुत ही कड़े नियम बनाए हैं। उन्होंने ये कंपल्सरी कर दिया है कि कंपनियां सारी जानकारी दे, पूरी ट्रांसपेरेंसी रखें और सबसे जरूरी, किसी थर्ड पार्टी से अपने दावों को वेरीफाई भी करवाएं। चलिए, ट्रांजिशन बॉन्ड्स तो समझ आ गए। अब आते हैं हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट पर, 81 बॉन्ड्स। इनका सीधा कनेक्शन बैंकिंग सेक्टर की सेहत और उसकी मजबूती से है। 80 बॉन्ड्स को समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? इनकी तुलना एक नॉर्मल बॉन्ड से करना। देखिए, एक रेगुलर बॉन्ड की एक फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट होती है ना? लेकिन 80 बॉन्ड की कोई मैच्योरिटी डेट ही नहीं होती। इसीलिए तो इन्हें परपेचुअल बॉन्ड कहते हैं, मतलब जो हमेशा चलता रहे। तो अगर इसकी परिभाषा देखें तो परपेचुअल बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स हैं जो थियोरेटिकली कभी खत्म नहीं होते। मतलब बैंक इन्हें जारी करता है और ये हमेशा के लिए आउटस्टैंडिंग रह सकते हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, और वो है कॉल ऑप्शन। भले ही इनकी कोई मैच्योरिटी डेट न हो, पर बैंक के पास ये अधिकार होता है कि वो एक खास समय के बाद इन बॉन्ड्स को वापस खरीद सकें। इससे बैंक को काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। तो सवाल उठता है कि बैंक इतनी कॉम्प्लेक्स बॉन्ड्स जारी करते ही क्यों हैं? इसका जवाब एक लाइन में है, अपनी कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। अच्छा, अब ये ज़रूरी क्यों है? पहली बात, ये बेसल नॉर्म्स के तहत कंपल्सरी है, जो कि इंटरनेशनल बैंकिंग के रूल्स हैं। दूसरी बात, ये बैंकों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। और तीसरी, इससे मुश्किल समय में बैंकों की रिस्क झेलने की कैपेसिटी भी इंप्रूव होती है। ठीक है, तो अब तक हमने दोनों बॉन्ड्स को अलग अलग समझ लिया है। अब वक्त है एक क्विक रिवीजन का, जो सीधे सीधे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बना है। चलिए फटाफट से दोनों को कंपेयर करते हैं। तो इस टेबल को ध्यान से देखिए। प्राइमरी पर्पस ट्रांजिशन बॉन्ड्स का है डीकार्बनाइजेशन, और 81 बॉन्ड्स का है बैंकों की कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी करना। मेन फीचर, ट्रांजिशन बॉन्ड्स ग्रीन डेट सिक्योरिटी की सब कैटेगरी है, जबकि 81 बॉन्ड्स परपेचुअल होते हैं। रेगुलेटर कौन है? ट्रांजिशन के लिए सेबी और 81 के लिए बेसल नॉर्म्स के तहत बैंक्स खुद। और रिस्क, ट्रांजिशन में सबसे बड़ा रिस्क है ग्रीन वॉशिंग का, और 81 में बैंक की अपनी फाइनेंशियल हेल्थ का। तो एग्जाम से ठीक पहले अगर कुछ याद रखना है तो बस ये 4 बातें दिमाग में रख लीजिए। ट्रांजिशन बॉन्ड्स मतलब एनवायरनमेंट प्लस इंडस्ट्री, 81 बॉन्ड्स मतलब बैंकिंग प्लस स्टेबिलिटी, याद रहे ट्रांजिशन बॉन्ड्स एक सब कैटेगरी है, अलग नहीं, और 81 बॉन्ड्स परपेचुअल हैं, लेकिन उनमें कॉल ऑप्शन भी होता है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, ये दो बिल्कुल अलग अलग दिखने वाले बॉन्ड्स, भारत की दोहरी यात्रा, एक तरफ एनवायरनमेंट को बचाना और दूसरी तरफ अपनी फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत करना, इस सफ़र को एक साथ कैसे आकार देंगे, इस पर ज़रूर सोचिएगा। तो एस्पिरेंट्स, आज बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक की। देखिए, हम सब यूपीआई और दूसरे डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल रोज़ करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन सब के पीछे नियम कौन बनाता है? इन सिस्टम्स को कौन कंट्रोल करता है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, और इकोनॉमी के लिहाज से एक बेहद अहम बॉडी यानी भुगतान नियामक बोर्ड या पीआरबी को समझते हैं। तो चलिए एक बहुत ही सीधे सवाल से शुरू करते हैं, जो सीधे सीधे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। भारत की भुगतान प्रणालियों को नियंत्रित कौन करता है? इसका जवाब ही हमारे आज के डिस्कशन का केंद्र है। तो ये है पीआरबी यानी पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड। ये भारत की तमाम पेमेंट सिस्टम्स की, कह सकते हैं, एक तरह से सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। सोचिए, जब हर रोज करोड़ों डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हों, तो एक ऐसी टॉप लेवल संस्था का होना कितना जरूरी है, जो नियम बनाए और सब कुछ ठीक से चले ये देखे। और हाँ, इसे स्थापित किया है हमारे सेंट्रल बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने। और हाँ, परीक्षा के लिहाज से जो सबसे जरूरी बात है वो है इसका कानूनी आधार। ये याद रखिए, पीआरबी सिर्फ आरबीआई की कोई आम कमेटी नहीं है। इसे बाकायदा संसद के एक एक्ट, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 3 के तहत बनाया गया है, और इसी वजह से ये एक शक्तिशाली वैधानिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है। अच्छा, अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, जहां से सवाल बनना लगभग तय है, बोर्ड की बनावट। इसमें कौन कौन शामिल होता है? आइए इस पर जरा गौर करते हैं, क्योंकि हर डिटेल यहाँ मायने रखती है। तो इस बनावट में जो सबसे दिलचस्प चीज़ है वो है इसका बैलेंस। देखिए कैसे। एक तरफ आरबीआई का टॉप लीडरशिप है,
गवर्नर इसके अध्यक्ष होते हैं, एक डिप्टी गवर्नर भी मेंबर हैं। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार द्वारा नॉमिनेट किए गए 3 बाहरी एक्सपर्ट्स भी हैं। इससे ये सुनिश्चित होता है कि फैसले सिर्फ बैंकिंग के नजरिए से न लिए जाएं, बल्कि उनमें टेक्नोलॉजी और कानून जैसी बाहरी विशेषज्ञता भी शामिल हो। हाँ, और ये जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं, ये कोई भी नहीं हो सकते। उनकी क्वालिफिकेशंस एकदम साफ-साफ बताई गई हैं। उन्हें पेमेंट सिस्टम, आईटी, साइबर सिक्योरिटी या फिर कानून का गहरा ज्ञान होना चाहिए। ये दिखाता है कि ये बोर्ड आज की डिजिटल दुनिया की चुनौतियों, खासकर टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए ही बनाया गया है। अब जो अगला सेक्शन है, ये कह सकते हैं प्रीलिम्स के ट्रैप सवालों की एक माइनफील्ड है। यहाँ कार्यकाल और अयोग्यता से जुड़े कई छोटे-छोटे नियम हैं, तो यहाँ जरा ध्यान से। पहली बात, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है? 4 साल। सिंपल फैक्ट है ना? लेकिन जो असली खेल है, वो अगले नियम में है, और ये है एक क्लासिक प्रीलिम्स ट्रैप। ये जो 4 साल का टर्म है ना, ये बस एक बार के लिए है। इन सदस्यों को दोबारा नॉमिनेट नहीं किया जा सकता। ये नियम उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ भी नंबर्स पर खास ध्यान देना है। यूपीएससी को ऐसे छोटे छोटे आंकड़ों से खेलना बहुत पसंद है। अगर कोई सदस्य इस्तीफा देना चाहे तो उसे 6 हफ्ते का नोटिस देना होगा। वहीं अगर किसी आपराधिक मामले में उसे 180 दिन या उससे ज्यादा की सजा हो जाती है तो वो अयोग्य माना जाएगा। अच्छा, कुछ और भी कंडीशंस हैं जो डिस्क्वालिफिकेशन का कारण बन सकती हैं। इनको एक लिस्ट की तरह याद रखना बेस्ट रहेगा, जैसे कि उम्र 70 साल से ज्यादा हो जाए, या सदस्य को दिवालिया घोषित कर दिया जाए, या फिर वो संसद या किसी विधानमंडल का सदस्य हो। तो बनावट तो हमने समझ ली, पर सवाल ये है कि ये बोर्ड काम कैसे करता है। मतलब मीटिंग्स कैसे होती हैं, डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। चलिए इसकी प्रक्रिया को भी समझते हैं, क्योंकि यहाँ भी कुछ जरूरी नंबर्स छुपे हैं। पहला और सबसे जरूरी नियम, बोर्ड को साल में कम से कम 2 बार मिलना ही होगा। ये नॉन नेगोशिएबल है। ऐसा इसलिए ताकि देश के पेमेंट सिस्टम्स की नियमित तौर पर समीक्षा होती रहे। दूसरा इंपॉर्टेंट नंबर है 3। मीटिंग शुरू करने के लिए कम से कम 3 सदस्य होने चाहिए। इसे कोरम कहते हैं। लेकिन सिर्फ 3 होना काफी नहीं है, इसमें भी एक शर्त है। हाँ, तो यहाँ एक और पेच है। कोरम का मतलब कोई भी 3 मेंबर्स नहीं हैं। इसकी 2 शर्तें हैं। पहली कि बैठक में अध्यक्ष यानी आरबीआई गवर्नर या उनकी जगह डिप्टी गवर्नर का होना जरूरी है, और दूसरी शर्त कम से कम एक नॉमिनेटेड मेंबर यानी एक बाहरी एक्सपर्ट का होना भी जरूरी है। देखिए, यहाँ फिर से वही कंट्रोल और विशेषज्ञता का बैलेंस दिखता है। अब डिसीजन कैसे होते हैं? सिंपल मेजॉरिटी से, मतलब जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनका बहुमत। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर वोट टाई हो गए तो तब क्या होगा? इसी सिचुएशन के लिए चेयरपर्सन के पास एक स्पेशल पावर होती है, जिसे कहते हैं निर्णायक मत या कास्टिंग वोट। ये एक तरह का टाई ब्रेकर है। अगर वोट बराबर हो जाए तो अध्यक्ष अपना ये दूसरा वोट डालकर फैसला कर सकते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि कोई भी मामला अटकेगा नहीं। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया उसे एक सिंगल हाई यील्ड स्लाइड में फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत काम आएगी। ये स्लाइड समझ लीजिए इस पूरे टॉपिक का निचोड़ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए। कानूनी आधार, अध्यक्ष कौन है, कितने नॉमिनेटेड सदस्य हैं, उनका कार्यकाल कितना है, साल में कितनी मीटिंग्स जरूरी हैं, कोरम की क्या शर्तें हैं और फैसला कैसे होता है। परीक्षा में सवाल यहीं से बनने की सबसे ज्यादा संभावना। और आखिर में मेंस की तैयारी के लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। इस पर सोचिएगा जरूर कि ये जो पीआरबी का पूरा स्ट्रक्चर है, जिसमें सेंट्रल बैंक का कंट्रोल और बाहरी एक्सपर्ट्स की सलाह दोनों का मिश्रण है, वो भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल इकोनॉमी को सेफ और मजबूत रखने के बड़े मकसद को कैसे पूरा करता है। यूपीआई एक ऐसा नाम जिसने भारत में पैसों के लेन देन का मतलब ही बदल दिया। लेकिन अब इसकी कहानी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ये अब ग्लोबल हो रही है। और यही वजह है कि सिविल सेवा परीक्षा के लिहाज से ये एक बेहद जरूरी टॉपिक बन जाता है। तो आज हम इसी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई को बारीकी से समझने वाले हैं। तो चलिए इस पूरे टॉपिक को एक एक करके समझते हैं। हम शुरुआत करेंगे हाल की खबरों से,
फिर समझेंगे कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, इसकी खासियतें क्या हैं, फिर देखेंगे कि दुनिया भर में ये कैसे फैल रहा है, और आखिर में परीक्षा के लिए जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उन्हें फटाफट रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, आखिर हम आज यूपीआई की बात कर ही क्यों रहे हैं? ऐसा हाल में क्या हुआ है कि ये करंट अफेयर्स के लिए इतना हॉट टॉपिक बन गया है? और इसी से जुड़ा एक सवाल है जो सीधे सीधे प्रीलिम्स में बन सकता है। भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? जरा सोचिए, क्या इसका जवाब पता है? और सही जवाब है नामीबिया। ये यूपीआई की ग्लोबल यात्रा में एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर है। सोचिए, ये दिखाता है कि भारत की अपनी बनाई हुई डिजिटल टेक्नोलॉजी का असर अब दुनिया भर में कितना बढ़ रहा है। तो यूपीआई है क्या आखिर? देखिए, ये भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। अब ये डीपीआई क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये वो डिजिटल सुविधाएं हैं जो सरकार सभी लोगों के लिए बनाती है, जैसे आधार और यूपीआई। और यूपीआई ने तो भारत में छोटे बड़े हर तरह के पेमेंट सिस्टम में एक क्रांति ही ला दी है। चलिए, अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और समझते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, इसकी बुनियाद क्या है और ऐसी कौन सी बातें हैं जो इसे इतना कामयाब बनाती हैं। आइए देखते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। यूपीआई को एकदम स्क्रैच से, मतलब शून्य से नहीं बनाया गया था। ये पहले से मौजूद आईएमपीएस यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर बनाया गया। आईएमपीएस तो पहले से ही 24/7 इंस्टेंट फंड ट्रांसफर की सुविधा देता था। और हाँ, लॉन्च का साल जरूर याद रखिएगा, 2016। इस सिस्टम का डिजाइन ही इसकी असली ताकत है। सोचिए, एक ही मोबाइल ऐप से आप अपने कई बैंक अकाउंट्स को लिंक कर सकते हैं, क्यूआर कोड स्कैन किया और पेमेंट हो गया। और ये सब कुछ आप दिन रात कभी भी कर सकते हैं। यही तो वो चीज़ है जो इसे इतना आसान और असरदार बनाती है। और हाँ, सुरक्षा की बात करें तो यूपीआई 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब क्या हुआ? पहला फैक्टर है जब आप अपने ऐप में लॉगिन करते हैं, और दूसरा, हर ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए आपको एक सीक्रेट पिन डालना पड़ता है। ये आपके पैसों के लिए एक डबल लेयर की सिक्योरिटी है। अच्छा, जैसे जैसे यूपीआई का इस्तेमाल बढ़ा, लोगों को बड़े ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत भी महसूस हुई। इसी बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए एनपीसीआई ने हाल ही में ट्रांजैक्शन की लिमिट्स को भी अपडेट किया है। तो एग्जाम के नज़रिए से ये 2 नए आंकड़े बहुत ज़रूरी हैं। पहला, अब एक ट्रांजैक्शन में 5 लाख रुपए तक भेजे जा सकते हैं, और दूसरा, 24 घंटे के अंदर किसी दुकानदार या व्यापारी को, मतलब पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट्स में, कुल 10 लाख रुपए तक का भुगतान किया जा सकता है। तो ये तो हुई भारत की बात। अब देखते हैं कि यूपीआई भारत की सीमाओं से बाहर निकलकर दुनिया में कैसे अपनी पहचान बना रहा है। यूपीआई को दुनिया भर में ले जाने की ये जो बड़ी जिम्मेदारी है, इसके लिए एक खास संस्था बनाई गई है, NIPL यानी एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड। इसे 2020 में सिर्फ और सिर्फ इसी काम के लिए बनाया गया था, ताकि यूपीआई के इंटरनेशनल एक्सपेंशन पर पूरा फोकस रहे। और यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है जो प्रीलिम्स में कंफ्यूज कर सकती है। एनपीसीआई जो है वो पेरेंट बॉडी है जो भारत के घरेलू सिस्टम्स को देखती है, जबकि NIPL उसी की एक इंटरनेशनल ब्रांच है जिसका काम यूपीआई को दूसरे देशों में ले जाना है। ये फ़र्क याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब यूपीआई कहाँ तक पहुँच गया है? देखिए, ये लिस्ट काफ़ी लंबी और प्रभावशाली है। हमारे पड़ोसियों जैसे भूटान और नेपाल से लेकर यूरोप में फ्रांस तक, और अब तो नामीबिया भी जुड़ गया है। इन सब देशों में अब यूपीआई बेस्ड पेमेंट्स होने लगे हैं। अच्छा, यूपीआई को ठीक से समझना है तो हमें उस संस्था को भी समझना होगा जिसने इसे बनाया है, यानी एनपीसीआई। एनपीसीआई की सबसे सही परिभाषा यही है। ये भारत में सभी रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम्स के लिए एक अम्ब्रेला एंटिटी यानी एक छाता इकाई है। इसका मतलब ये हुआ कि हम और आप जो भी डिजिटल पेमेंट करते हैं, चाहे वो कार्ड से हो, यूपीआई से हो या किसी और तरीके से, उन सब के नियम और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी एनपीसीआई की ही है। इसका जो कानूनी आधार है वो भी काफ़ी मजबूत है। इसे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के तहत बनाया गया था, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी IBA की एक जॉइंट पहल थी। और एग्जाम के लिए एक और बहुत ही ज़रूरी फैक्ट,
एनपीसीआई एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। मतलब इसका मकसद पैसा कमाना नहीं है, बल्कि देश में एक मजबूत, सुरक्षित और सस्ता पेमेंट सिस्टम देना है जो सबके लिए उपलब्ध हो। और हाँ, एनपीसीआई सिर्फ यूपीआई ही नहीं बनाता, हम अपनी रोज की जिंदगी में इसके कई और प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रुपे कार्ड, तुरंत पैसे भेजने वाला आईएमपीएस और गाड़ियों पर लगा फास्टैग। ये सब एनपीसीआई ही मैनेज करता है। चलिए, अब तक हमने जो भी डिस्कस किया है उसके सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। तो मुख्य तारीखें और संस्थाएं जो याद रखनी हैं। यूपीआई लॉन्च हुआ 2016 में, एनपीसीआई की स्थापना हुई पीएसएस एक्ट 2007 के तहत, एनआईपीएल जो इसका इंटरनेशनल विंग है वो बना 2020 में, और जो सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो है नामीबिया जो इसे अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है 2026। और ये हैं कुछ और जरूरी तथ्य और आंकड़े। यूपीआई की नींव आईएमपीएस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखी गई है। इसकी सुरक्षा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर आधारित है। एक ट्रांजैक्शन की नई लिमिट अब 5 लाख रुपए है। और इसकी जो मेन संस्था है एनपीसीआई, वो एक नॉट फॉर प्रॉफिट अम्ब्रेला एंटिटी है। ये पॉइंट्स आपके रिवीजन के लिए सबसे जरूरी हैं। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है। यूपीआई की सफलता तो हम देख ही रहे हैं। सवाल ये है कि भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अगला कौन सा हिस्सा ग्लोबल स्टेज पर एक नया गेम चेंजर साबित होगा। ये एक सोचने वाली बात है। इंडियन इकोनॉमी से जुड़ी 2 बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स के बारे में। एक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई अपने 150 साल पूरे करने जा रहा है, और दूसरी, भारत की क्रेडिट रेटिंग को एक बड़ा अपग्रेड मिला है। अब देखिए, यूपीएससी एग्जाम के लिहाज से ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये तो इकोनॉमी के पेपर में सीधे सीधे सवाल बन सकते हैं। तो चलिए, आज इन दोनों ही टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि बीएसई के 150 साल और हमारी नई क्रेडिट रेटिंग ये एग्जाम के लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं? इसका जवाब काफ़ी सीधा है। देखिए, एक इतना पुराना स्थापित स्टॉक एक्सचेंज क्या दिखाता है? ये दिखाता है एक मजबूत इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। और वहीं दूसरी तरफ एक बेहतर क्रेडिट रेटिंग पूरी दुनिया को क्या संदेश देती है कि भारत की इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी यानी आर्थिक साख बढ़ रही है। और ये दोनों ही चीज़ें एक डेवलपिंग इकोनॉमी के बहुत बड़े इंडिकेटर्स हैं, और यूपीएससी बस इन्हीं इंडिकेटर्स को समझने पर फोकस करता है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम बीएसई के हिस्टोरिक एनालिसिस पे नज़र डालेंगे, फिर सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसके बाद जो ये रेटिंग अपग्रेड हुई है उसका असर क्या होगा वो जानेंगे, और आखिर में एक क्विक एग्जाम समरी होगी ताकि सब कुछ अच्छे से याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, बीएसई का हिस्टोरिकल एनालिसिस। और ये कहानी सिर्फ एक एक्सचेंज की नहीं है, ये कहानी है भारत की पूरी आर्थिक यात्रा की। बीएसई का सफर कई बड़े माइलस्टोन से भरा हुआ है। इसकी शुरुआत होती है 1875 में द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के नाम से। फिर एक बहुत बड़ा मोड़ आता है साल 2017 में, जब ये खुद एक कंपनी के तौर पर स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हो जाता है, और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला एक्सचेंज बना। और अब 2025 में ये अपनी स्थापना के 150 शानदार साल पूरे करने जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तरह का प्रीलिम्स ट्रैप, जहाँ अक्सर गलती हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा, बीएसई न सिर्फ एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है, बल्कि आज ये दुनिया का सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज भी है, जिसकी स्पीड है 6 माइक्रोसेकंड्स। ये दोनों फैक्ट्स अलग अलग हैं और दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। आज के समय में बीएसई का रोल काफ़ी बड़ा है। ये सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रेगुलेशन के तहत काम करता है। इसका मेन काम क्या है? एक सेफ और ट्रांसपेरेंट मार्केट इकोसिस्टम देना, जहां कंपनियां आसानी से पैसा जुटा सकें और हम आप जैसे इन्वेस्टर्स इक्विटी, करेंसीज, म्यूचुअल फंड्स जैसी चीजों में ट्रेड कर सकें। चलिए अब अपने दूसरे टॉपिक पर आते हैं, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग। सुनने में ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है ना? पर असल में ये किसी भी देश के फाइनेंशियल हेल्थ का एक रिपोर्ट कार्ड जैसा है। आइए इसे थोड़ा आसान करके समझते हैं। तो ये सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग या एससीआर है क्या? ये किसी भी देश की क्रेडिट वर्दीनेस यानी उसकी साख का एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट है। इसको ऐसे समझिए जैसे हमारा और आपका एक क्रेडिट स्कोर होता है, जो ये बताता है कि हम लोन चुकाने में कितने केपेबल हैं।
ठीक वैसे ही एससीआर ये बताता है कि कोई देश अपना कर्ज चुकाने में कितना भरोसेमंद है। और ये रेटिंग्स देता कौन है? ये काम दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और प्रभावशाली एजेंसियां करती हैं, जिन्हें अक्सर बिग 3 भी कहा जाता है। S&P यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, फिच और मूडीज। और पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स इन्हीं की रेटिंग्स पर भरोसा करके ये तय करते हैं कि कहाँ पैसा लगाना है। अब देखिए, ये जो रेटिंग्स होती हैं, इन्हें मोटे तौर पर 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है। पहली है इन्वेस्टमेंट ग्रेड। इसका मतलब है कि देश में इन्वेस्ट करना सेफ माना जाता है। और दूसरी है स्पेकुलेटिव ग्रेड, जिसका मतलब है कि डिफ़ॉल्ट का खतरा यानी कर्ज न चुका पाने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। और भारत कहाँ आता है? भारत इन्वेस्टमेंट ग्रेड कैटेगरी में है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है। तो अब आते हैं असली खबर पर, जिसकी वजह से ये सारा टॉपिक इतना चर्चा में है। S&P ने लगभग 10 साल बाद भारत की रेटिंग को अपग्रेड किया है। चलिए देखते हैं कि इस अपग्रेड का मतलब क्या है और इसका असर क्या होगा। यहाँ आप इस बदलाव को साफ साफ देख सकते हैं। S&P ने भारत की लॉन्ग टर्म रेटिंग, मतलब लंबी अवधि में कर्ज चुकाने की क्षमता, उसे BBB- से बढ़ाकर BBB कर दिया है। और इसी तरह शॉर्ट टर्म रेटिंग को A3 से A2 कर दिया गया है। ये एक वाकई में बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अपग्रेड है। एक और ज़रूरी बात, रेटिंग के साथ साथ जो आउटलुक है, उसे स्टेबल यानी स्थिर रखा गया है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एजेंसी को लगता है कि आने वाले समय में इकोनॉमी स्थिर रहेगी और रेटिंग के गिरने की संभावना काफ़ी कम है। ये स्लाइड तो सीधे सीधे आपके मेंस के आंसर के लिए एक फ्रेमवर्क है कि भाई रेटिंग अपग्रेड के फायदे क्या हैं। तो देखिए, पहला, ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स तक हमारी पहुंच आसान हो जाती है, मतलब दुनिया से पैसा उठाना आसान हो जाता है। दूसरा, FDI और FPI इन्वेस्टमेंट को बूस्ट मिलता है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया एक सेफ बेट बन जाता है। और तीसरा, और शायद सबसे ज़रूरी, सरकार और इंडियन कंपनीज के लिए उधार लेने की लागत यानी बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि अब रिस्क प्रीमियम कम हो गया है। और चलिए आखिर में फटाफट एक क्विक समरी देख लेते हैं एग्जाम के लिए हाई यील्ड फैक्ट्स, ताकि ये आपको अच्छी तरह से याद रहें। चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं। BSE की स्थापना, साल था 1875, और ये है एशिया का पहला और आज दुनिया का सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया की नई लॉन्ग टर्म S&P रेटिंग है BBB और आउटलुक है स्टेबल। और ये BBB रेटिंग इन्वेस्टमेंट ग्रेड कैटेगरी में आती है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव असेसमेंट है। तो आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। सोचिए, एक तरफ BSE जैसी मैच्योर संस्था है और दूसरी तरफ हमारी ग्लोबल क्रेडिट वर्दिनेस बेहतर हो रही है। ये दोनों डेवलपमेंट्स मिलकर आने वाले दशक में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की कहानी को कैसे लिखेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना आपकी एनालिटिकल स्किल्स को और भी शार्प करेगा।